जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब ये होता है कि वो वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक वेव भी हो और मैग्नेटिक वेव भी हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर दो वेव्स होती हैं। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम है। ऐसा माना जाता है जब कभी जैसे लाइट है हमारी, ये जो लाइट आ रही है हमारे पास, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्स रे, गामा रे, सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये आप लोगों को हमने बताया पहले भी। जब ये प्रोपोगेट करती है उसमें एक वेव नहीं होती है, दो वेव होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव और एक मैग्नेटिक फील्ड की वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक वेव नहीं होती, कितनी वेव होती है? दो वेव। अब जैसे लाइट हमारे पास आ रही है, इसमें दो वेव्स हैं, एक इलेक्ट्रिक वाली वेव और एक मैग्नेटिक वाली वेव। जब ये वेव चलती है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो वेव से मिलकर बनी होती है, ये आपस में परपेंडिकुलर होती है। जैसे कोई एक वेव चल रही है यूँ, तो उसकी इलेक्ट्रिक वेव ऐसे चलेगी और मैग्नेटिक वेव, देखो इलेक्ट्रिक वेव ऐसे चलेगी मान लो, तो मैग्नेटिक वेव उसके परपेंडिकुलर ऐसे चलेगी। समझ में आ रहा है बच्चे? ये डायग्राम है, इसको ढंग से ड्रॉ करना इसलिए ज़रूरी है कि ये डायग्राम ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक वेव अगर ऐसे है, ऐसे मतलब जैसे फिगर के हिसाब से यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक वेव किस में, वाई डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है? जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है बच्चे। जब हम बात करते हैं लाइट की या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक वेव नहीं होती, दो वेव से मिलकर बनी होती है। एक होती है इलेक्ट्रिक वेव, एक होती है मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करती हैं। जैसे अगर यह फिगर है, इसमें इलेक्ट्रिक वेव ऐसे है, ऐसे ऑसिलेट कर रही है, देखो ये वेव चल रही है, कोई इलेक्ट्रिक वेव ऐसे चल रही है यूँ, तो मैग्नेटिक वेव कैसे चल रही है? यूँ चल रही है, साथ साथ में, इसके साथ साथ में चलती रहती है। अब ये है, इसमें एक और खास बात होता है बच्चे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो जी, जैसे इस फिगर में अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है? वाई में। मैग्नेटिक फील्ड किस में कर रही है? जेड में। तो इसमें जो वेव है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स। तो इसमें खास बात ये होती है कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। कौन कौन तीनों? कौन कौन तीनों? इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मतलब जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है। अब जैसे ये वेव है, देखो ये वेव ऐसे जा रही है, यूं इधर जा रही है, ये वेव इधर की तरफ जा रही है। जो डायग्राम है इसमें वेव इधर जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है? एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो देखो बच्चे, अब कोई बच्चे पूछते हैं कि सर इस डायग्राम का कितना, क्या ऐसा का इंपॉर्टेंस है कि ये 2 मार्क्स का आ जाता है? भाई इसका 3 मार्क्स का एक्चुअली क्वेश्चन आता है इसके अंदर। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको एक शायद और चीज़ छोटी सी ऐड मिले, बट ये इंडिविजुअल डायग्राम भी कई बार 2 मार्क्स का आता है। इसमें ये चीज़ का मायना इंपॉर्टेंट होता है बच्चे कि अगर आपको प्रॉपरली बोला गया है तो आपको उस चीज़ की वाइब्रेशन उसी डायरेक्शन में शो करनी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन हमने किस में दिखाई हुई है? वाई में। मैग्नेटिक फील्ड की दिखाई हुई है जेड में। अगर इसमें आपने दिखाने में भी कुछ गड़बड़ कर दी तो हमारा वो गलत हो जाएगा। आपका फिगर भी बनी हुई है और उसको प्रॉपरली एक्स वाई जेड नहीं लिया तो कट जाएगा, जीरो, खत्म, सब कुछ खत्म, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अब इसके बाद क्या क्या पॉइंट्स हैं बच्चे इसके अंदर? देखो बच्चे, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है तो इनका एम्पलीट्यूड होता है। देखो इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। कोई भी अगर वेव की बात करें, जैसे कोई वेव है, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू क्या होती है? इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं बच्चों? एम्पलीट्यूड। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या होगा? ये होगा, उसको हम लोग E0 बोलेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ये होगा, जितने मैक्सिमम वाइब्रेशन होती है उसे कहते हैं B0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का जो रेशियो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। कैसे आया ये हमारा कोई लॉजिक नहीं है, हमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये हमें साइंटिस्ट ने बताया है कि ऐसा होता है। बड़ी लंबी थ्योरी निकाल के बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का जो रेशियो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो हम लोग को सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये होता है, एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा क्या है बच्चे, इलेक्ट्रिक ईएम वेव को कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। जो सन से हमारे पास एनर्जी आ रही हो, बीच में वैक्यूम पड़ता है, तो ईएम वेव को कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सन से जो लाइट आती है उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ रही है? नहीं, क्योंकि बीच में क्या है? वैक्यूम है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट इन सेम फेज। देखो बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता इसका क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड
सेम फेज में है। तो जैसे ही मैं ये बोलता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर अभी तो आप कह रहे थे परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, फिर सेम फेज का मतलब कैसे हुआ? देखो बच्चे परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाइज होता है, फेज का मतलब ये होता है, देखो इधर देखो, जैसे मान लो ये देखो, ये यहाँ से बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, फिर ये घट रही है, ये घट रही है, फिर ये बढ़ रही है, मैक्सिमम हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो जब ये चल रही है तो ऐसे चल रही है यूँ, जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक वेव यहाँ है, मैग्नेटिक वेव यहाँ है, बढ़ी हुई, दोनों मैक्सिमम है। जब इलेक्ट्रिक वेव यहाँ पहुंची तो मैग्नेटिक वेव भी कहाँ पहुंच गई? यहाँ। सेम फेज का मतलब ये होता है कि एक साथ बढ़ रही है और एक साथ घट रही है, तो ये दोनों सेम फेज में होती हैं, दिखा रखा है, समझे बच्चे? इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारी प्रॉपर्टी शो करती है। एक्चुअली लाइट भी आपको पता होगा, लाइट एक ईएम वेव है, तो लाइट कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। अभी आप लोगों ने बच्चों यहाँ पर क्या है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो पढ़ ही रखा है, बट डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन नहीं पढ़ा है। एक्चुअली पोलराइजेशन इस बार करिकुलम में है ही नहीं, तो वो वैसे पढ़ोगे भी नहीं। डिफ्रैक्शन हमारे करिकुलम में है वेव ऑप्टिक्स में, तो हम आपको पढ़ाएंगे। जब हम लोग ईएम वेव की बात करते हैं बच्चों, तो ईएम वेव में हर ईएम वेव, चाहे कोई सी भी ईएम वेव हो, सभी की स्पीड सेम होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। चाहे कोई सी भी ईएम वेव ले लो, इधर चाहे कोई सी भी ईएम वेव ले लो, अगर आपको किसी भी ईएम वेव में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मालूम करना है तो E क्रॉस B से आप डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट से आप डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन निकाल सकते हो। तो यही प्रॉपर्टीज है बच्चे। आगे स्टार्ट कर रहे हैं, तो यूजेस ऑफ ईएम वेव पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखो बच्चे इस चैप्टर में जैसे कि इस ईयर में मोस्ट ऑफ द टॉपिक एलिमिनेट हो चुका है और सिर्फ मेनली एक दो टॉपिक हैं, तो उस हिसाब से यूजेस ऑफ ईएम वेव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंट ईएम वेव्स के यूज़ पढ़ते हैं बच्चे। तो देखो बच्चे, सबसे पहले ना आपको जितनी भी ईएम वेव हैं उनको याद होना चाहिए कि कौन कौन सी है, बिना देखे। इधर देखो, तो मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ बच्चे। इधर देखो मैंने कैसे याद किया हुआ है। विजिबल हम देख सकते हैं, जो विजिबल वो होती है जिसे हम देख सकते हैं। अब देखो बच्चे, विजिबल में क्या होता है? विबग्योर होता है, पता है ना आप लोगों को? विबग्योर पता ना? विबग्योर विजिबल में वॉयलेट इंडिगो होता है। वॉयलेट के साथ हो जाएगा अल्ट्रावायलेट यूवी, वॉयलेट के पास वाला यूवी, रेड के साथ वाला इंफ्रारेड, मैंने ऐसे याद कर रखा है। फिर यूवी से ज़्यादा खतरनाक होती है एक्सरेज और उससे ज़्यादा खतरनाक होती हैं गामा रेज। ये बच्चे यही रेज होती हैं। इसके अलावा अच्छा रुको, और ऊपर रुक जाओ। ऊपर जब हम ड्रॉ करेंगे, बोलो नहीं बच्चे, इधर देखो, ऊपर हम ड्रॉ करेंगे तो आएगी माइक्रोवेव्स और आ जाएगी रेडियो वेव्स। तो ये बच्चे कुल मिला के हम इस तरीके से लिखते हैं, मैंने इस तरीके से याद किया हुआ है। अब ये किस ऑर्डर में याद किया हुआ है? देखो बच्चे, फ्रीक्वेंसी जब आप नीचे जा रहे हो तो इंक्रीज हो रही है और वेवलेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पर अगर कोई ईएम वेव है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी। तो अब देखो बच्चे, जैसे कि शायद हमने पहले भी डिस्कस किया था, इनमें से कौन सी रेज सबसे ज़्यादा एनर्जी कैरी करती हैं? सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन सी वेव कैरी करती है? गामा रेज। तो सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सी हुई? गामा रेज। उससे कम कौन सी हुई? एक्स रेज। उससे कम कौन सी हुई? यूवी रेज। खैर, हम लोगों के लिए, हमारी लाइफ के लिए ये तीनों ही रेज नीचे वाली खतरनाक होती है। तभी आप लोगों ने ओजोन लेयर वगैरह पढ़ा होगा, ओजोन लेयर वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। खैर बच्चे, हम अभी धीरे धीरे सब डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो हमें सबका यूज़ पढ़ना है यहाँ पर ढंग से। स्टार्ट करें बच्चों, ठीक है। तो रेडियो वेव का यूज़ कहाँ होता है बच्चे? रेडियो वेव कहाँ यूज़ की जाती है? देखो बच्चे, रेडियो वेव रेडियो कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं और टेलीफोन कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन किस टाइप का? हम लोग के मोबाइल फ़ोन में जो FM रेडियो आता है, या FM सेट में जो FM रेडियो चलता है, उसमें हम रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं। और तो और जब हम किसी को कॉल करके किसी से बात करते हैं, उसमें भी हम लोग रेडियो वेव यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बच्चे माइक्रोवेव्स पे। माइक्रोवेव कहाँ यूज़ करते हैं? माइक्रोवेव ओवन में यूज़ करते हैं, रडार में यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, रडार क्या होता है बच्चे? कोई बच्चा बताएगा रडार क्या होता है? एक होता है सोनार, एक होता है रडार। देखो, ये सोनार नहीं पूछ रहे हम लोग, रडार पूछ रहे हैं।
देखो अच्छे, जैसे मान लो इंडिया में हमारे यहाँ कोई स्टूडेंट एयरफोर्स में चला गया, जैसे मान लो आप में से कोई, तो कोई ऑफिसर बन गया, तो उसको वन ऑफ द एक ड्यूटी ये भी होती है उनकी कि उनको रडार पे बैठा दिया जाए, मतलब वहाँ पे स्टेशन पे, और उनको कंटिन्यूसली स्क्रीन पे रडार डिटेक्ट करेगा कि कोई बाहर का प्लेन हमारे यहाँ घुसपैठ तो नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है, रेडियो वेव्स मतलब माइक्रोवेव छोड़ते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हम एक चीज़ ध्यान रखना, बच्चों से गलती हो जाती है रडार में ना, रडार मतलब कईयों को लगता है रेडियो, आर फॉर रडार, आर फॉर रेडियो, नहीं, जबकि रडार में माइक्रोवेव यूज़ करते हैं। तो वो वेव छोड़ते हैं और टकरा करके वापस आती है, तो उससे हमें डिटेक्ट हो जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है। पता है ना बच्चों, वेव्स सोनार में क्या होता है पता है, अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ते हैं, टकरा के जितनी जल्दी वो वापस आ जाती है उस हिसाब से पता लगा लेते हैं। अगर जल्दी से वापस आ रही है तो कम डीप है, या फिर सामने चट्टान, जैसे टाइटैनिक का था भाई। अगर हम रेडियो वेव अगर हम साउंड वेव छोड़ रहे हैं, अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ रहे हैं और वो टकरा के जल्दी आ जा रही है, इसका मतलब पास में कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो डिटेक्शन वगैरह के काम आता है और कम्युनिकेशन वगैरह में काम आता है रडार। ओवन में हम माइक्रोवेव यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव ओवन होता है। इसके अलावा बच्चे स्पीड गन्स में यूज़ करते हैं, स्पीड गन्स। अभी स्पीड गन क्या होती है, देखो बच्चे, स्पीड गन वही जो बेसिकली स्पीड डिटेक्शन करती है। आजकल आपने देखा होगा कि कैमरे लगे हुए हैं जगह जगह पर, और कैमरे के साथ स्पीड गन लगी हुई है। स्पीड गन मतलब कि वो गाड़ी की स्पीड है, किसी की, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो बॉल की स्पीड, किसी भी चीज़ की स्पीड डिटेक्ट करने के लिए स्पीड गन्स यूज़ होती हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जब बॉलर बॉल फेंकता है तो जो बॉल की स्पीड होती है उसको डिटेक्ट करने के काम करते हैं, या फिर कोई भी स्पीड को डिटेक्ट करता है, स्पीड गन्स होती हैं। अब देखो अच्छा, ये तो हमने सीख लिया। अब एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा अब आपको ना पहले के बारे में थोड़ा सा चेंज हो गया, 5G का ज़माना है, तो मैंने पुराने ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं बताई थी, क्योंकि अब 5G आ रहा है तो अब ये थोड़ा बताना ज़रूरी पड़ रहा है। पहले तक तो 5G नहीं था। 5G की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब आम तौर पे थोड़ी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी रेडियो से ज़्यादा हो जाती है, मतलब माइक्रोवेव की तरफ आ जाती है कुछ हद तक, समझे बच्चे। अब एक्चुअली क्या होता है, कई बार बच्चे कहते हैं सर ये जो रेडियो माइक्रो, इनके बीच में कोई शार्प क्लासिफिकेशन है कि यहाँ से यहाँ तक रेडियो होगा, यहाँ से यहाँ तक माइक्रो होगा। आपके नोट्स है बच्चे, एक बार नोट्स में फिगर देखो, एक बार आखिरी फिगर देखो ये, ठीक है। और इसमें देखो बच्चे, ऐसा कोई शार्प क्लासिफिकेशन नहीं है, ये ओवरलैप भी करती हैं, देख रहे हो इस फिगर में ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे पे, ओवरलैप कर रही हैं, देखो ओवरलैप कर रही हैं, मतलब जहाँ रेडियो वेव है और माइक्रोवेव है, आखिरी पेज पे बच्चे माइक्रोवेव ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे के। ये देखो बच्चे, खतरनाक डायग्राम है इधर, यहाँ पर रेडियो वेव खत्म हुई और यहाँ देखो, यहाँ पर कोई एक वेव खत्म हुई, दूसरी वेव ओवरलैप कर रही है। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, हम कहते हैं रेडियो वेव ये है, ये माइक्रोवेव है, इनमें ना कोई एक प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं, थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाती है। जैसे मान लो देखो, जैसे फ्रीक्वेंसी रेडियो की बढ़ती गई, थोड़ी सी बढ़ गई तो माइक्रोवेव के आसपास और रेडियो वेव के आसपास लाई करती है। तो अब जो हम 5G यूज़ कर रहे हैं उसकी बैंड जो है, फ्रीक्वेंसी बैंड से वो हाई है, हाई फ्रीक्वेंसी है, समझ रहे बच्चे। 5G हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा अच्छा डाटा ट्रांसफर, फ्रीक्वेंसी मतलब ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, ऐसे 1 सेकेंड में ऑसिलेशन वेव की, ऐसे फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकेंड में ऑसिलेशन कितनी हो रही है वेव की। ये देखो, कम फ्रीक्वेंसी ऐसे और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये वेव, हाई एनर्जी वेव, तो ये होती है अच्छे। अब एक्चुअली क्या है कि जो हम 5G यूज़ कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वो धीरे धीरे मतलब एक कुछ हद तक माइक्रोवेव के स्पेक्ट्रम में लाई कर रही है, मतलब वहाँ तक पहुँच रही है, थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी है। तो आपने देखा होगा 5G को लेके काफ़ी टेंशन्स हैं बीच में। एक्चुअली टेंशन इस चीज़ की नहीं है कि हमारे लिए वो खतरनाक है, वो तो फॉल्स न्यूज़ है जो कह रहे हैं हमारे लिए खतरनाक है। जूही चावला ने केस डाल दिया था, उसका केस रिजेक्ट हो गया था, पेनल्टी भी लग गई थी उसको भारी। एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ी सी इसलिए खतरनाक हो सकती है कि रडार वडार में शायद इसके इश्यूज हो सकते हैं, मतलब जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा भी टेंशन में है जब 5G की प्रॉपर टेस्टिंग चल रही है इंडिया में, तो ऐसा माना जा रहा है। अभी मुझे खुद भी नहीं पता, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था बट मैंने ढंग से नहीं पढ़ा था, मैं पढ़ूंगा तो आपको और बताऊंगा कि कुछ दिक्कत आ सकती है। क्योंकि देखो बच्चे, आमतौर पर मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन करते हैं, रडार से उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है, क्योंकि रडार की वेव थोड़ी माइक्रोवेव यूज़ होती है और उसकी वेव अलग होती है। अगर आप सेम वेव्स यूज़ करोगे तो आपस में ओवरलैपिंग की दिक्कत हो सकती है, समझो बच्चे। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव आपस में इंटरफेयर नहीं करती हैं, एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करती हैं।
बट अगर सेम फ्रीक्वेंसी की वेव होगी तो हो सकता है एक दूसरी वेव को क्या कर दे, इंटरफेयर करके डैमेज कर दे, सिग्नल को क्या कर दे, डैमेज कर दे, तो इससे दिक्कत भी हो सकती है। बट अभी देखते हैं क्या आगे हल निकलता है। और ऐसा तो है नहीं कि बच्चे, भाई साइंस में तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है ही, तो ये भी शायद पॉसिबल हो जाए। ठीक है, जो मूवी आई थी वो रोबोट वो तो फिर बेवकूफी मूवी है एकदम। बिल्कुल। तो जो हम लोग अगर बात करें माइक्रोवेव की, तो यहाँ इसका यूज़ होता है। तो ओवन में एक्चुअली क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस ये कर लेते हैं आखिर ओवन में माइक्रोवेव किस तरीके से काम करती है। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बात करते हैं फूड के कुकिंग का प्रोसेस, हमें फूड कुक करना है, तो फूड के कुकिंग प्रोसेस में मेनली क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को हीट किया जाता है। मेनली देखा जाए तो ज़्यादातर केसेस में आप देखो एक्चुअली क्या है, जैसे हम दाल वाल बनाते हैं, मैं कोई और एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, कहीं कोई आप हो सकता है मुझे ऐसा भी एग्जांपल दे दो जिसमें बिना पानी के कोई चीज़ पकाई जाती हो, तो वो मैं एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ। ये सूखी सब्जी में भी पानी होता है मोस्टली। देखो जो चीज़ें कुकिंग होती है उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। आलू के अंदर भी पानी होता है, शायद आपको पता होगा बच्चे, आलू के अंदर भाई हर चीज़ में वाटर का कंटेंट तो होता ही है। तो फूड का जो कुकिंग का कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले वो क्या होता है बच्चे, हम आपको बताते हैं। देखो जब हम हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल के गर्म होने से चीज़ें जो होती हैं कुक हो जाती है। बेसिक पानी के गर्म होने से कुकिंग का प्रोसेस मेनली एसोसिएटेड होता है। पानी मतलब चीज़ें, आप कई चीज़ें में लगता है ड्राई हैं, जैसे आलू हम तल रहे हैं तो ड्राई, एक्चुअली आलू के अंदर भी पानी होता है, तभी जब वो तल जाता है तो उसके बाद कैसा हो जाता है, बिल्कुल सूख सा जाता है, पतला सा हो जाता है, हट्टा कट्टा सा होता है, वो बिल्कुल पतला सा हो जाता है। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है, आखिर माइक्रोवेव ओवन में कैसे काम करता है, इसमें तो हम कुछ हीट नहीं देते हैं। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, ये काम करता है वाइब्रेशन के कॉन्सेप्ट पे। जैसे होता क्या है कि जैसे मान लो हमको कोई चीज़ कुक करनी है और हमने बर्तन लिया, और बर्तन भी ऐसा कहा जाता है कि मेटल का यूज़ ना करो तो बेटर है, ग्लास का लेना होता कि उसमें दिक्कत हो सकता है। तो ग्लास या पॉलिस्टीन वगैरह ऐसे डिफरेंट मटेरियल यूज़ करते हैं, ऐसे कहा जाता है, स्पेशली माइक्रोवेव के लिए बर्तन ज़्यादा बेटर होते हैं। अब इसके भी कुछ रीजंस होते हैं बच्चे। पॉलिस्टीन का ही यूज़ करना क्यों बेटर है, ग्लास का मतलब मेटल का क्यों बेटर नहीं है, कैसे कुकिंग होती है। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, माइक्रोवेव ये वेव है, जब ये वेव आती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब आप कहोगे वाइब्रेट कैसे, देखो अच्छा हम इस रूम में हैं, इस रूम में सारे मॉलिक्यूल मोशन में है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। अब गैस मोशन में कैसे, गैस मॉलिक्यूल इधर उधर भाग रहे हैं। ये जो सॉलिड जहाँ बेंच में बैठे हो इसके मॉलिक्यूल भी थोड़ा थोड़ा क्या करें, थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि कैसी बात कर रहे हो सर, सॉलिड मॉलिक्यूल तो अपनी जगह पे होते नहीं। 0 केल्विन से किसी का भी टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो, सुन रहे बच्चे, 0 केल्विन से किसी भी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, उसके अंदर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हमेशा प्रेजेंट होती हैं। जैसे मान लो अभी जिस डेस्क पे आप बैठे हो, यहाँ इसमें जो लोहा है इसके मॉलिक्यूल क्या आपको लगता है वाइब्रेट नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल वाइब्रेट कर रहे होंगे, बिल्कुल वाइब्रेट कर रहे होंगे। बट ये है कि वाइब्रेशंस टेम्परेचर भी डिपेंड करती है, कम वाइब्रेट कर रहे होंगे। और एक्चुअली क्या होता है, जो हीट एनर्जी होती है वो वाइब्रेशन की फॉर्म में ही होती है। अब आप गर्म कर दो तो आप छुओगे आपको गर्म लगेगा, जैसे मान लो लोहे को हम तपा दें, उस टाइम वो ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे और हमारी स्किन सेंस करती है। तो हीट मॉलिकुलर मोशन की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। तो ये देखो अच्छे, वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है किसी टाइम पर रूम टेम्परेचर पे, और एक्चुअली क्या होता है कि उसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी लगभग आसपास होती है, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा फिनोमेना देखा गया बच्चे कि अगर मॉलिकुलर की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, और जो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी अगर आसपास है, तो रेजोनेंस कॉन्सेप्ट देखा जाता है। अब ये रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आप लोग वेव्स में पढ़ते हो, जो 11th क्लास में पढ़ा था, बट आपको नहीं याद होगा, मैं आपको बताता हूँ बच्चे। कुछ हद तक रेजोनेंस ये होता है, जैसे मान लो एक बच्चा ऐसे ऐसे झूला झूल रहा है झूले पे, और आप उसके पीछे खड़े हो, जैसे ही वो पीछे आता है वैसे ही आप धक्का दे देते हो, फिर जैसे ही वो पीछे आता है वैसे ही आप धक्का दे देते हो। तो उसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो 2 सेकंड में वापस वहीं आ जाता है, और ठीक 2 सेकंड में आप धक्का दे देते हो, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर आपने आगे पीछे कर दिया तो ऐसा नहीं होगा, और जैसे वो पीछे आएगा वैसे आप धक्का दोगे। तो अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करा दो, उसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट कर रहा है, और हमारी कौन सी फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से हम क्या कर रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, तो उसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वाइब्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ, ज़्यादा ऑसिलेट करने लग जाता है झूला,
तो सेम कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर इसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, बढ़ेगी, तो वाइब्रेशन बढ़ेगी, मतलब वाइब्रेशन बढ़ने का मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ गर्म होती है तो उसमें ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, ठंडी होती है तो वाइब्रेशन कम होती है, तो मॉलिक्यूल का क्या हो गया, एक तरीके से टेम्परेचर बढ़ गया है। और अगर पानी कुक हो गया तो सामान भी क्या हो गया, मतलब पानी अगर गर्म हो गया तो बाकी चीज़ भी क्या हो गई, गर्म हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम नोट्स के हिसाब से रीड करें तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। माइक्रोवेव ओवन्स आर इंटरेस्टिंग डोमेस्टिक एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव्स। इन सच ओवन्स the frequency of microwave is selected to match the resonant frequency of water molecule so that the energy from waves is transferred efficiently to the kinetic energy of molecule. This raises the temperature of any food containing water. तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे यार, हर फूड में वाटर होता है, हर फूड में वाटर होता है, मक्खन, दूध, दही, हर चीज में पानी होता है, मोस्टली हर चीज में पानी होता है। इधर सूखे हुए आपने चिप्स रख दी, चलो ये बात नहीं है बच्चे कि जैसे हम कहें कि वाटर मॉलिक्यूल कुक होगा, कोई वाटर मॉलिक्यूल के आसपास की साइज का मॉलिक्यूल भी होगा तो उस पर भी सेम इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो उसके आसपास की साइज का कोई और भी मॉलिक्यूल होगा, उसमें भी सेम रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट होगा और वो भी गर्म हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मेटल के बर्तन की जगह पॉलीसिलिन वगैरह या कोई और मटेरियल को क्यों बोला जाता है यूज़ करने को, कि एक्चुअली क्या होता है बच्चे, जैसे वाटर मॉलिक्यूल ईजिली हीट ले लेता है माइक्रोवेव से, ऐसा माना जाता है कि मेटल के बर्तन भी इजीली हीट ले लेते हैं। उतना ज़्यादा नहीं ले पाते बट काफ़ी हद तक ले लेते हैं। समझ रहे हो बच्चे? जैसे मान लो हमने क्या बताया कि वाटर के मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो हीट गेन कर लेता है, तो सिर्फ पानी का मॉलिक्यूल नहीं और भी मॉलिक्यूल हीट ले सकते हैं। तो हम कुकिंग के बारे में बता रहे हैं कि कुकिंग इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है। ऐसा क्या है कि वाटर के अलावा आप कोई और सब्सटेंस लोगे तो गर्म नहीं होगा, अगर उसमें पानी ना भी हो तो भी गर्म होने के पूरे चांस हैं, अगर वो मॉलिक्यूल का साइज या वो मॉलिक्यूल माइक्रोवेव की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लायक है तो। हाँ, अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसकी साइज बहुत ही अलग हो जाती है, जिसकी वाइब्रेशन अलग हो जाती है, या जो बिल्कुल हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो वो गर्म नहीं होगा। तो ठीक ऐसे ही बर्तन यूज़ किए जाते हैं वहाँ जो हीट एब्जॉर्ब ना करें। आयरन मेटल के बर्तन माने जाते हैं कि वो ठीक ठाक हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे तो गर्म हो जाएंगे, तो वो यूज़ करना बेटर नहीं है। ऑल द मेटल के बर्तन रखने पे मना करते हैं, बट एक्चुअली क्या है, मैंने यूट्यूब पे देखा है, कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, बर्तन रखने से भी कुछ ब्लास्ट मैंने नहीं देखा, सच्ची बता रहा हूँ, मैंने देखा कुछ हुआ नहीं है, बट फिर भी मना करते हैं क्योंकि क्यों रिस्क लें भाई, हो सकता है पॉसिबिलिटी हो। बट ये कि पॉलीसिलिन वगैरह जो होता है, ये जो मतलब जो अलग टाइप के बर्तन होते हैं माइक्रोवेव के, प्लास्टिक टाइप के होते हैं, अलग टाइप के होते हैं, लोहे टाइप के, तो उसके जो ऐसा कहा जाता है उसकी जो मॉलिक्यूल की जो साइज़ होती है वो अलग होती है, डिफरेंट साइज़ ज़्यादा होती है, और वो माइक्रोवेव से उतनी हीट एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उतनी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाती उसमें, और हीट इतनी ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है तो वो गर्म नहीं होता है। बस वेव को बिना मीडियम के ट्रैवल करती है ना बच्चे, वो खुद क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस पर एनसीईआरटी बच्चों कि हम लोग, ये हमने लिखा हुआ है नोट्स में, तो क्यों हम लोग मेटल यूज़ नहीं करते, पॉलीसिलिन यूज़ करते हैं। वन शुड यूज़ पॉलीसिलिन वेसल्स एंड नॉट मेटल कंटेनर्स इन माइक्रोवेव ओवन because of danger of getting a shock from accumulated electric charge. Metal may also melt from heating. The porcelain container remain unaffected and cool because its large molecule vibration and rotate with much smaller frequency and thus cannot absorb microwave. Hence they do not get heated up. तो मॉलिकुलर वाइब्रेशन की कहानी दोनों की अलग अलग होती है। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट जहाँ लगेगा वहीं हीटिंग ढंग से हो पाएगी, जहाँ कम रेजोनेंस होगा वहाँ हीटिंग नहीं हो पाएगी। बच्चे एक्चुअली क्या है कि स्पीड गन्स में कैसे यूज़ करते हैं हम लोग माइक्रोवेव, तो ऑब्वियसली बात है कि जो बॉल वगैरह की स्पीड है और कई चीज़ों की स्पीड है डायरेक्शन में यूज़ करते हैं। बाकी इसका डिटेल हमारे करिकुलम में नहीं दिया हुआ है कि किस तरीके से यूज़ करते हैं, आप लोग इंटरनेट रिकमेंड कर सकते हो, हाँ, तो इंटरनेट से आप देख सकते हो कैसे वो काम करता है। वो डिवाइस थोड़ा एडवांस भी होता है काफ़ी ठीक ठाक, जिसमें स्पीड गन्स मतलब स्पीड गन की फॉर्म में जो यूज़ किया जाता है। अब इसके अलावा बच्चे हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज कहाँ यूज़ करते हैं, तो इंफ्रारेड रेडिएशन बच्चे, इंफ्रारेड एलईडीज होती है, इधर देखो बच्चे, इंफ्रारेड एलईडीज में यूज़ करते हैं। कहाँ से एलईडी आती है, कौन सी एलईडी आती है, जो बच्चे एसी के रिमोट्स होते हैं, इधर देखो, एसी के जो रिमोट्स होते हैं उसमें जो एलईडीज होती हैं, एसी के जो रिमोट्स होते हैं उसमें जो टीवी के जो रिमोट्स होते हैं उनमें जो एलईडीज होती हैं वो इंफ्रारेड एलईडीज होती हैं।
एलईडी जो बल्ब लगा होता है ना रिमोट के आगे। कैमरा से लगाइयो रिमोट के ऊपर। देखो अच्छा, मैं जब छोटा था, जब मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा था तो मैं देखता था भाई एलईडी तो है, जलता कुछ है नहीं, बट एक्चुअली वो जलता है, बट हमारी नॉर्मल आइज से नहीं दिखता है। फिर वो एलईडी करता क्या है, जब हम टीवी के सामने बटन दबाते हैं वो क्या करता है, कोई बच्चा होता है? एक होता है ग्लास का ऊपर, वो वेव भेजता है सर, हाँ बच्चा, वो वेव भेजता है। फिर वेव क्या करती है? ट्रिगर करती है। वेव सिग्नल भेजती है, सिग्नल एनर्जी भेजता है, एनर्जी सिग्नल की फॉर्म में एनर्जी भेजता है, वो सिग्नल जाता है और उस हिसाब से टीवी ऑपरेट होता है। और उस सिग्नल को भेजने के लिए हमारे रिमोट में क्या लगा होता है? सेल लगा होता है, सेल लगा होता है ना। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? सिग्नल से। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चे, जब आप एक दबाते हैं, दो दबाते हैं, कोई और बटन दबाते हो, तो क्या सेम सिग्नल जाता होगा? डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की ही इंफ्रारेड की रेंज में भी थोड़ी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं। अब ये बताओ बच्चे, सैमसंग का रिमोट और सोनी का रिमोट सेम काम क्यों नहीं करता, अलग अलग काम क्यों करता? सर कंपनी ने अपनी फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग सेट। शाबाश बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि कंपनी ने क्या होता है 1 2 सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी अलग अलग सेट कर रखी होती हैं कि इस पे ये दबाओ तो ये वाला फ्रीक्वेंसी जाएगा। तो क्या हम लोग रिमोट के अलावा कोई और डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं जो सेम काम करे? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। जैसे Xiaomi के फ़ोन में रिमोट आता है, और Xiaomi का फ़ोन ना भी हो तो आजकल छोटे छोटे 100-150 में मैंने नेट पे देखा था डिवाइस आ रहे हैं जो यूनिवर्सल रिमोट की तरह काम कर सकते हैं, फ़ोन में लगा दो तो। बट यह है कि उसमें फ्रीक्वेंसी आपको बतानी पड़ेगी कि ये फ्रीक्वेंसी वाली वेव भेजो तो भेजेगा और काम भी करेगा। ये काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल साइंस होती है बच्चे। हम जैसे मान लो ये ऋषि है, तो इसको मान लो कि इसका कुछ सामान नहीं है, सैमसंग का इसका रिमोट खो गया, बट ये सस्ता जुगाड़ चाहता है कि ऐसा कोई जुगाड़ कर दूं जैसे मेरा रिमोट में ऑन ऑफ हो जाए। तो ये क्या करेगा, ये नेट से सर्च कर लेगा। इधर देखो बच्चे, इसकी टीवी में जो रिमोट काम करता है उसकी ऑन की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी ऑफ। इधर देखो बच्चे मेरी बात, टीवी नहीं चालू होती मेरे रिमोट। इधर देखो मेरी बात देखो बच्चे। तो ये क्या करेगा कि टीवी में ना, अगर इसको बेसिक कुछ बटन का फंक्शन चाहिए होंगे, क्योंकि बेसिक बटन हम लोग मेनली यूज़ करते हैं, वॉल्यूम, चैनल वगैरह 2-4, तो ये क्या करेगा, ऑन ऑफ का फ्रीक्वेंसी नोट डाउन कर लेगा। फिर आजकल ऐसे डिवाइस भी आ रहे हैं जिसको ऑनलाइन अगर मिल जाए फ्रीक्वेंसी, जैसे ऑनलाइन सर्च किया व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। अब मान लो आजकल डिवाइस जो ऐसे कुछ डिवाइस भी आ रहे हैं जिसमें आप मनचाही फ्रीक्वेंसी भेज सकते हो। यहाँ इसी में जुड़ जाता है, इसके अंदर जुड़ जाता है, फ़ोन के अंदर वो जुड़ जाता है। ऐप डाल दो, यूँ क्लिक करोगे तो एलईडी लग जाती है। जिसमें IR ब्लास्टर है उसमें तो अच्छी बात है, जैसे Xiaomi की फ़ोन में तो IR ब्लास्टर है, तो उसमें आपको कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें वैसे ही ऑटोमेटिक है। बट मान लो ये फ़ोन है मेरे पास, उसमें IR ब्लास्टर नहीं है, बट मुझे फिर भी इसको यूज़ करना है, तो मैं कैसे करूँ बच्चे? बाहर से IR ब्लास्टर लूँ भाई, बाहर से IR ब्लास्टर लूँ, इधर यहाँ वो फिक्स हो जाएगा, किसी पोर्ट में फ़ोन के फिक्स हो जाएगा। और तो और उसमें क्या होगा, एक ऐप डाउनलोड करने के लिए मुझे कहेगा, तो हम जब वो उसको ऐप से लिख देंगे ये वाली फ्रीक्वेंसी, जब क्लिक करूँगा तो वो वाली फ्रीक्वेंसी भेजेगा। तो जैसा सिग्नल इंस्ट्रक्शन टीवी को चाहिए होगा वैसा वो टीवी काम करेगा। समझे या नहीं समझे बच्चे? समझिए। आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हो इस पर अपने स्कूल का, आगे चाहो तो। अगर आपको प्रोजेक्ट सबमिट करने को दे तो डिवाइस परचेज कर लेना और बता देना कि मैंने ऐसे ऐसे काम किया, पूरा डिटेल में सब समझा देना। समझे बच्चे? बोलो। इसके अलावा मतलब इंफ्रारेड कहाँ यूज़ करते हैं? इसके अलावा इंफ्रारेड कहाँ यूज़ करते हैं? तो एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, फिजियोथेरेपिस्ट इंफ्रारेड रेज लैंप यूज़ करते हैं। फिजियोथेरेपी कई लोगों के पेरेंट्स वगैरह करवाते होंगे, तो लैंप, कुछ लैंप सा होता है जो हीट सी फेंकता है बॉडी पे, हीलिंग के काम आता है। इवन क्या है बच्चे, जैसे मान लो हम सर्दियों में धूप में बैठते हैं तो हमको गर्मी सी महसूस होती है काफ़ी अच्छी खासी, और मज़ा सा आता है। तो एक्चुअली क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट, सन से जो रेडिएशंस आ रहे हैं, सन में कई टाइप के रेडिएशंस हैं, और सन में विजिबल लाइट भी आ रही है, सन से सारे रेडिएशंस आ रहे हैं, बट सन से सबसे ज़्यादा जो रेडिएशंस आते हैं वो इंफ्रारेड होते हैं। तो जो हम सन में, सूरज में बैठते हैं, धूप में बैठते हैं और हमको गर्मी का एहसास होता है, वो ये जो गर्मी का एहसास होता है ये विजिबल की वजह से नहीं होता, ये इंफ्रारेड की वजह से होता है। क्योंकि देखो ये एलईडीज लगे, इससे कोई खास गर्मी नहीं आ रही है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली कौन सी रेज छोड़ रहे हैं? विजिबल। जो पुराने ज़माने में हीट बल्ब होता था, वो दोनों वेव छोड़ता था, ये भी और ये भी। इंफ्रारेड काफ़ी छोड़ता था, उससे गर्मी सी लगती थी काफ़ी हीट बल्ब से। वो रॉड वाली आते थे, वो हीटर जो आते हैं रॉड वाले। हाँ अच्छे, आप लोग समझ ही गए होगे, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होगे क्या है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे हम लोग, ठीक है? मीटिंग खत्म हो गई है, और पीपीएफ के लिए भी इसका मतलब ये यूज होता होगा। क्या पीपीएफ? तो
हम लोगों ने ये भी देखा कि इंफ्रारेड रेडिएशंस एक तो रिमोट्स में यूज़ करते हैं टीवी एसी वाले, दूसरे हम लोग फिजिकल थेरेपी फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्या होता है बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में ना बच्चों को कुछ ढंग से नॉलेज है नहीं, मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हमारी अर्थ के लिए बहुत अच्छा है एक लिमिट तक। हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम होता अगर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं होता। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है, जो सन से रेडिएशंस आते हैं हमारी अर्थ पे, कुछ गैस होती है वो उस रेडिएशन की हीट को एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेती है। मतलब सन से आने वाले इंफ्रारेड रेडिएशंस को, मोस्टली जो इंफ्रारेड रेडिएशन हीट रेडिएशन कहलाते हैं, उसको हीट रेडिएशन भी बोलते हैं, इसको गैसेस ट्रैप कर लेती हैं। कौन कौन सी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसेस। तो अच्छी बात है ग्रीन हाउस होना, इफेक्ट होना अच्छी बात है। बट एक्चुअली क्या है कि आजकल के टाइम में ये बेकार, मतलब हमारे लिए नेगेटिव कैसा होता जा रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होना अच्छी बात इसलिए कि अर्थ का टेम्परेचर ये मेंटेन करके रख रहा है, गर्म करके रख रहा है अर्थ को, वरना अर्थ बहुत ठंडी हो जाएगी और फ्रीज हो जाएगी। तो बट ज़्यादा अगर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होगा तो उससे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, एक मेन मतलब एक लेवल पे मेंटेन होनी चाहिए। तो ग्लोबल वार्मिंग ना हो, तो इसलिए ग्रीन हाउस गैस का ज़्यादा होना भी, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करना भी बेकार है। तो ये कुछ बच्चे इसके बारे में है हमारे, जो कि है इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में। उसके बाद हम आते हैं लाइट रेडिएशन। तो लाइट तो अच्छे हम लोग जैसे यूज़ करते हैं डेली लाइफ में वो यूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं बच्चे यूवी रेस पे। यूवी रेस का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं बच्चे, यूवी रेस का यूज़ करते हैं आरओ में। केंटारो, हेमा मालिनी जी ऐड करती हैं, केंटारो जम्स को मारे, ठीक है बच्चे। तो यूवी लैम्प्स किल जम्स को किल करती है। वो केंटारो की एडवर्टाइजमेंट आजकल आपने बहुत देखी होगी, उसमें यूज़ होती है। और ऐसा कहते हैं कि यूवी रेस सर्जरी, लैसिक आई सर्जरी वगैरह में भी यूज़ होती है। देखो अच्छे इसके बारे में मुझे बहुत नॉलेज तो नहीं है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डीपली नहीं देखा कि कैसे यूज़ होती है यूवी रेस, बट यूवी रेस उसमें भी यूज़ करते हैं आई सर्जरी वगैरह में। इसके अलावा देखो स्किन की जो टैनिंग होती है, जैसे मान लो ये बच्चा बहुत धूप में खेले तो खेल खेल के स्किन काली सी हो जाए, टैन हो जाए, तो यूवी रेस की वजह से ही होती है। आर्टिफिशियल टैनिंग में भी टैनिंग मतलब स्किन का जो कलर काला पड़ जाता है। अब लोग कहते हैं, एक मिनट रुक बच्चे, लोग कहते हैं कि इधर देखो बच्चे, लोग कहते हैं कि यूवी रेस सारी रुक जाती है ओजोन पे। नहीं, यूवी रेस फिर भी आती हैं। आप लोगों ने सुना होगा जो सनस्क्रीन, लड़कियां खासकर जब बाहर निकलती हैं गर्मियों में सनस्क्रीन लगाती हैं, वो सनस्क्रीन नहीं होता है। मुझे तो, मैं हमेशा सनस्क्रीन कहता था, बट सनस्क्रीन होता है, स्क्रीन। अब बच्चे मुझे भी बाद में पता चला वो स्क्रीन होता है, स्क्रीन। अब अच्छी कोई बंदा अच्छी सनस्क्रीन लगा के बाहर निकले तो वो यूवी रेस उसकी स्किन एब्जॉर्ब नहीं करती, उस पर एक लेयर सी चढ़ जाती है जो यूवी रेस टकरा के चली जाती है, तो उसकी स्किन की टैनिंग नहीं होती। बट यही है कि वो अच्छी कंपनी की हो, ऐसा ना हो कि वो झूठा वादा कर रही हो और वो पर्टिकुलरली टैनिंग को अवॉइड करे। और उसमें भी रेटिंग्स आती हैं कि ये जो क्रीम है इतने तक यूवी रेस रोक सकती है, ये इतने रोक सकती है। तो ये सब बच्चे, अगर आप कहोगे यूट्यूब पे बहुत कुछ कंटेंट अवेलेबल है और बाकायदा प्रैक्टिकली अवेलेबल है, फॉरेन के बहुत सारे यूट्यूबर्स ने डाल रखा है इसके बारे में। इसके बाद बच्चे एक्सरेज पे आते हैं। तो एक्सरेज कहाँ यूज़ करते हैं, एक तो बच्चे कहाँ यूज़ करते हैं, बोन फ्रैक्चर डिटेक्ट करने के लिए बोन्स का, दूसरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए। क्या आप लोगों ने सीसीपी एफसीसी स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा है? तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन डिटेक्ट करने के लिए कि वो किसी मटेरियल का स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एफसीसी है, बीसीसीएस के लिए एक्सरे यूज करते हैं। शायद केमिस्ट्री में आपने ध्यान नहीं दिया होगा, अगर ये कॉन्सेप्ट है आप लोगों ने पढ़ा है तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन है आप लोगों की एनसीईआरटी में कि हमने एक्सरे की हेल्प से एक निकाला, ये स्ट्रक्चर ऐसे निकला। एक क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे रखा है, है बच्चे नहीं पढ़ा ना, बट एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल पढ़ना, उसमें लिखा है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एक्सरेज। तो हाँ, तो बच्चे उसमें ही दे रखा है, इधर उसमें दे रखा है। मैं आपको एनसीईआरटी में भी दिखा दूंगा, किसी के पास होगी तभी दिखा देंगे, ठीक है। और कहाँ देखो एक्सरे का यूज कहाँ होता है, एक तो हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की में यूज करते हैं, एक कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, नोट्स में दिया हुआ है कैंसर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, और एक बोन्स के फ्रैक्चर में। देखो बच्चे बोन के फ्रैक्चर में सभी को याद ही रहेगा। गामा रेस कहाँ यूज करते हैं, देखो बच्चे गामा रेस कहाँ निकलती है मेनली, एक तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन में मोस्टली निकलती हैं और ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। और ये कहाँ यूज़ करते हैं, इसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं और न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज़ करते हैं, यूज इन न्यूक्लियर रिएक्शन।
वेल्डिंग करते हैं वेल्डर्स, तो काला चश्मा आंखों में क्यों पहनते हैं, उसका कारण ये होता है जब वेल्डिंग की जाती है तो बहुत हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं, यूवी रेज वगैरह भी निकलती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आपने देखा होगा जब वेल्डर्स वेल्डिंग करते हैं तो कैसा चश्मा पहनते हैं, काला चश्मा, स्पेशल चश्मा पहनते हैं ताकि आंखों में उन यूवी रेडिएशंस का असर ना हो और सेफली वो काम कर सके। तो यहाँ पर ये हमारा EM वेव चैप्टर फिनिश होता है। अब हम क्या चालू करेंगे, सेमीकंडक्टर।